नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून जितने भी लोग हैं। मैं टारगेट गुरुकुल से, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे है। टॉपिक हमारा है एंशिएंट एंड अर्ली मिडाइवल इंडिया टिल 1206 AD। अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, काशी विद्यापीठ में पढ़ते हैं, CHJMU में पढ़ते हैं या किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं यूपी में, तो ये सिलेबस लगभग आपका मैच करेगा। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है जिसमें हम सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल फॉर्म में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमें किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, किस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है। ठीक है, हम जो फर्स्ट सेमेस्टर देने वाले हैं, उन फर्स्ट सेमेस्टर में 6 मंथ्स हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो हम चीज़ें यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। आपको अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए टाइम नहीं लूँगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला जो यूनिट हमारे पास यूनिट 1 है, यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। पहला जो टॉपिक है कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब कल्चर का मतलब बेसिकली होता है कि हम कौन है, हु वी आर। ठीक है, तो हु वी आर का मतलब बेसिकली ये है कि हमारा रिलीजन क्या है, हमारी फूड हैबिट्स क्या है, हमारी क्लोथिंग क्या है, जो भी चीज़ें हैं हम किस प्रकार से हैं वो हमारा कल्चर डिफाइन करता है। अलग अलग जगहों के कल्चर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, इंडिया का कल्चर आपको अलग मिलेगा, चाइना का कल्चर आपको अलग मिलेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको अलग कल्चर मिलेगा। तो अलग अलग कंट्रीज़ का कल्चर जो होता है वो अलग अलग होता है बेसिकली पूरी तरीके से, तो उसको हम कहते हैं हु वी आर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एमिनेंट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया। एमिनेंट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया में जो पहली जो हम बात करेंगे वो कलहंड के बारे में बात करेंगे, और इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है राज तरंगिणी। ये बुक लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर। इसको वैसे तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको फर्स्ट हिस्टोरिकल एविडेंस माना जाता है, फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक मानी जाती है हिस्ट्री की। ठीक है, क्योंकि ये पहली ऐसी बुक है जो कि ईयर्स में लिखा है। इसमें लिखा है ईयर्स, किस इंसिडेंट के बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ था, इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं डिटेल्ड फॉर्म में। तो हिस्ट्री की अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट बुक कौन सी है हिस्ट्री की इंडिया की, तो हम कलहंड की कहेंगे। इट वॉज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ इंडिया, फर्स्ट हिस्टोरिकल राइटिंग दैट वॉज रिटन बाय अ पर्सन नेम एज कलहंड। इट वॉज बेसिकली एन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। हमारे पास एक नेशनल हिस्टोरियन है, इनका नाम है RC मजुमदार। ठीक है, 1950s के बाद के हिस्टोरियन हैं। इनकी हम बुक देखेंगे, इनकी कौन कौन सी बुक थी, कौन कौन सी बुक इनकी फेमस है। ठीक है, फिर हम देखेंगे दूसरे इतिहासकार हैं, इनका नाम है जालना सरकार या JD सरकार। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ मराठा के ऊपर बहुत सालों तक काम किया है। हिस्ट्री ऑफ मराठा इन्होंने काम किया है। इन्होंने डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के बारे में काम किया है। इन्होंने ईयर्स ऑफ औरंगजेब के बारे में भी बुक लिखी है जालना सरकार ने। तो एक प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, हम देखने को मिलते हैं 1707 के टाइम पीरियड के जो हिस्ट्री लिखते हैं जालना सरकार। हम इनके बारे में देखेंगे, इनकी बुक्स के बारे में देखेंगे, इनके नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में देखेंगे। बहुत मजा आएगा पढ़ने में आपको। दूसरे हैं जिनका नाम है VD सावरकर। अगर आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा है तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को इन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहने का काम किया है। पहले ऐसे पर्सन जिन्होंने, VD सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 को। ठीक है, इससे पहले नेशनल उस समय के जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन होंगे या नेशनल हिस्टोरियंस होंगे जो कि ब्रिटिश की तरफ से लिखते हैं, तो इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को जस्ट ऐसा सिपाही म्यूटनी बताने का काम किया है। लेकिन हमारे एक नेशनल हिस्टोरियन, एक हिंदुत्व के बहुत बड़े फॉलोवर जिनका नाम VD सावरकर था, उन्होंने अपनी किताब जो लिखी उसका टाइटल ही यही रखा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्या रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाना सही है कि नहीं है, हम इनकी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने G5 में इनके पे एक वेब सीरीज भी बनी थी, आप वो भी देख सकते हैं इनको समझने के लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, KP जायसवाल को हम पढ़ेंगे।
ये भी इलाहाबाद और BHU के एलुमनी रह चुके हैं, वहाँ के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। KP जायसवाल एक नेशनल हिस्टोरियन है। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंडियन नॉलेज सिस्टम, शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक एजेस। ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम भारत की ज्ञान प्रणाली, भारत की क्या ज्ञान प्रणाली है उसको हम पढ़ने का काम करेंगे। प्री हिस्टोरिक एजेस, जैसा कि आपको पता है कई प्रकार के हिस्ट्री के एजेस होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा होता है उसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, थर्ड नंबर पे जो होता है उसको हम कहते हैं हिस्ट्री। तो जो प्री हिस्ट्री होती है उसमें बेसिकली पैलियोलिथिक पीरियड आता है, मेसोलिथिक पीरियड आता है, नियोलिथिक पीरियड आता है और चार्कलिथिक पीरियड आता है। ये इसमें 4 फेजेस आते हैं प्री हिस्टोरिक एज में। ठीक है, प्री हिस्ट्री मतलब कि जिसके पास हमारे पास बहुत कम एविडेंसेस हो, जब इंसान सेटल्ड फॉर्म में ना रहता हो, जब गैदरिंग एंड हंटिंग करता हो, तो उसको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री, वो जो राइटिंग्स है ना प्रोटो हिस्ट्री की, बेसिकली प्री हिस्ट्री की जो राइटिंग्स हैं ये हमें किसी रिटन फॉर्मेट में नहीं मिलेगी। जैसे ये हमें पेड़ों पे मिलेगी, बाग से मिलेगी, ये हमें रॉक्स के ऊपर कोई चीज लिखी होगी उसके बारे में लिखा रहेगा, उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। और ये 4 फेजेस में डिवाइडेड है। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री में आती है। प्रोटो हिस्ट्री ऐसी चीज जो अभी तक पढ़ी नहीं गई, जो अनडेसिफर्ड हो, इसको हम प्रोटो हिस्ट्री में लगते हैं। और हिस्ट्री जहां से हिस्ट्री राइटिंग की स्टार्ट होती है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में, हम यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे। और यूनिट 2 का जो पहला जो टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने यहाँ पे ऊपर बात की, आप देख सकते हैं कल्चर के बारे में, उसी प्रकार से नीचे हम बात करेंगे यहाँ पे सिविलाइजेशन के बारे में। तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये जो 2 टर्मिनोलॉजीज हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हु वी आर, हम कौन हैं, और इसमें हम देखते हैं व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं वो हम इसमें देखते हैं। अब ये जो भी चीजें होंगी ये मैटेरियलिस्टिक थिंग्स के फॉर्म में हो सकती है, जैसे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एसीज, हाउसेस, कोई भी मैटेरियलिस्टिक थिंग जो आपके आसपास दिखाई पड़ रही है वो सब किस पे है, सिविलाइजेशन के ऊपर है। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी अभी बोला हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की राइटिंग्स को अभी तक हम फाइंड आउट नहीं कर पाए कि उसमें क्या लिखा गया है। ठीक है, हो सकता है इन द फ्यूचर जो हमारे पास जो लोग आए वो पढ़ सके कि क्या लिखा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट में, बट अभी तक हम नहीं फाइंड आउट कर पाए हैं। इसके बारे में हम डिटेल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, कितनी इसकी साइट्स थी, इसमें क्या क्या एविडेंसेस पाए गए हैं, इनके फेवरेट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सारी बातें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसी में एक और टॉपिक है वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक कल्चर क्या होता है? ठीक है, जैसा कि आपको अगर थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, लेकिन वैदिक या लेटर वैदिक एरा एक रूरल कल्चर के रूप में स्टार्टिंग में आया। ठीक है, तो ये अर्बन है और ये रूरल है। तो कैसे अर्बन से रूरल में ट्रांसफॉर्म हो गई सोसाइटी, ये भी बहुत मजेदार स्टोरी है, वो भी हम देखेंगे। वैदिक में हमारे पास 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसके अलावा आर्यंस के बारे में हम पढ़ेंगे, आर्यंस की सोसाइटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, उनमें कौन से रिलीजन को फॉलो किया जाता है उन चीज़ों को पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ हम लेटर वैदिक पीरियड भी पढ़ेंगे। अब लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, सोसाइटी चेंज हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई, रिलीजन चेंज हो गया, वुमेन्स की पोजीशन में चेंजेस आ गए, वो सारे चेंजेस हम यहाँ देखने का काम करेंगे। तो एक ट्रांजिशन फेज हमें मिलेगा वैदिक से लेकर लेटर वैदिक पीरियड में, एक ट्रांजिशन फेज मिलेगा। क्या क्या चेंजेस हुए वो हम डिटेल फॉर्म में देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। राइज ऑफ मगध एम्पायर, भारत का पहला नॉर्थर्न इंडिया में जो डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई उसको मौर्य डायनेस्टी कहा जाता है। ठीक है, तो मौर्य डायनेस्टी हम देखेंगे। जैसा आपको पता है, कहानी तो आपको पता ही होगी पूरी, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, अशोक द ग्रेट, फिर कौटिल्य की अर्थशास्त्र। सबने मोटा मोटी 12th के NCERT में इनको पढ़ा होगा, लेकिन हम और डिटेल्ड फॉर्म में अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा नॉर्थ इंडिया के फर्स्ट रूलर माने जाते हैं, ठीक है। फिर इनके बेटे बिंदुसार, फिर अशोक, फिर अशोक के बाद कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य की अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के बारे में बताती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। उस समय का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और अगर आपको इकोनॉमी समझनी हो तो इस किताब से अच्छी और कोई किताब नहीं हो सकती है। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो भी है वो हमें ये बुक समझाने का काम करेगी, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4th यूनिट है गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी के पहले रूलर, पहले तो नहीं मान सकते, पहले तो श्रीगुप्त और घटोत्कच को माना जाता है। श्रीगुप्त घटोत्कच के बेटे चंद्रगुप्त, जिनको ऐसा फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी माना जाता है, पहले चंद्रगुप्त हैं। फिर नेपोलियन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले समुद्रगुप्त हैं, ठीक है। वी.एस. स्मिथ ने इनको कहा है कि ये नेपोलियन है भारत के। इनके बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं, इनके वॉर्स हैं, इनके कॉइनेज के बारे में काफ़ी सारी बातें होती हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे समुद्रगुप्त को। वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री समुद्रगुप्त, ठीक है। फिर हम चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देखेंगे। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट इंडिया। हम क्यों गुप्त डायनेस्टी को गोल्डन एरा कहते हैं, किस प्रकार से कहते हैं, इसमें क्या पॉलिटी थी, क्या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, क्या सोशल स्ट्रक्चर था, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, किस चीज़ की वजह से हमने इसको गोल्डन पीरियड डिफाइन किया है, और कौन से ऐसे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने गोल्डन पीरियड इसको नहीं बताया। कई सारे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने इसको कहा है कि गोल्डन पीरियड नहीं है। क्यों नहीं है भी तो नहीं है, क्यों, विश्लेषण करेंगे इसको डिटेल में, एनालिसिस करके आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, एज ऑफ हर्षवर्धन एंड राइज ऑफ राजपूत स्टेट्स को हम डिस्कस करेंगे। 4 राजपूत स्टेट्स रहे, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान, 4 क्लान्स रहे हमारे पास। हर्षवर्धन का एज, जैसा कि आप जानते हैं, कन्नौज से शासन करने का काम करते थे हर्षवर्धन, ठीक है। विंग सांग एक पर्सन थे जिनके काल में आए थे, बहुत फेमस पर्सन थे। हर्षवर्धन के काल में इनके बारे में देखेंगे, इनके बैटल्स के बारे में देखेंगे। इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत डिफरेंट टाइप की थी, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी बनाए, उसके बारे में देखेंगे। इनका लिटरेचर पे कंट्रीब्यूशन भी था, उसके बारे में हम डिटेल फॉर्म में देखेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे राजपूत के ऊपर। राजपूत में क्लान्स होते हैं, क्लान्स में 4 क्लान्स राजपूत के, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे ज़्यादा हम देखेंगे चौहान। 1192 में पृथ्वीराज चौहान सेकंड बैटल ऑफ तराइन हार गए थे शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी की, तो वो भी चौहान वंश से सम्मिलित थे। तो हम ये देखेंगे, इन 4 वंशों के बारे में देखेंगे, इनके रूलर्स के बारे में देखेंगे, इनकी पॉलिटी, इनका रिलीजियस स्ट्रक्चर, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये सारी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट टॉपिक यूनिट है 6 राइज ऑफ फ्यूडलिज्म। भारत में सामंतवाद का उदय। भारत में सामंतवाद का किस प्रकार से उदय होता है, इसको हम डिटेल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। वैसे ये जो थियोरी है मैं आपको बता दूं, ये R.S. शर्मा की थियोरी है, रामचरण शर्मा की। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है 750 से 750 AD से 750 AD से अर्ली मिडाइवल इंडिया स्टार्ट होता है। तो वहां से जो पहला टॉपिक उनकी बुक में है वो यहाँ से, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया। फ्यूडलिज्म इन इंडिया में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, हमारे पास क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े इस सोसाइटी का, ठीक है। दोनों चीजें हम देखेंगे। हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में देखेंगे, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हुए, नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्या हुआ फ्यूडलिज्म का, सामंतवाद का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में यूरोपियन फ्यूडलिज्म से किस प्रकार से डिफरेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी लोग यूपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे हम। 7th यूनिट हमारी कस्टम्स, रिचुअल्स एंड बिलीव्स ऑफ हिंदूज के बारे में है। हिंदुओं के रीति रिवाज किस प्रकार के हैं और इनकी मान्यताएं किस प्रकार से हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या कस्टम्स रहे, क्या रिचुअल्स रहे, क्या बिलीव्स रहे। जैसे कि हमें पता है 2 प्रोमिनेंट फॉर्म थे हिंदुइज्म में, ठीक है। एक को वैष्णविज्म कहा जाता था और एक को शैविज्म कहा जाता था। और भी कई थे लेकिन ये जो मेन थे। तो वैष्णविज्म, शैविज्म,
इनकी क्या आइडियोलॉजी रही, वैष्णविज्म लोग की, शैविज्म की क्या आइडियोलॉजी रही, इनके फॉलोअर्स की क्या आइडियोलॉजी रही, इसको हम डिटेल फॉर्मेट में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यूनिट 8 है वो है एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इन्वेशन। जैसा कि आप जानते हैं इस्लामिक इन्वेशन बहुत पहले से हो रहा था, 600 AD से इस्लामिक इन्वेजन हो रहे थे, लेकिन गुज्जर प्रतिहार स्ट्रॉन्ग लीड कर रहे थे नॉर्थ इंडिया के रीजन्स को, तो बार बार वो रिपल्स कर दे रहे थे अरेबिक इन्वेशन को। लेकिन बाद में जाकर के 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के रीजन को जीता। सिंध के उस समय के जो शासक थे राजा दाहिर को हराने का काम किया। पूरी स्टोरी है बहुत अच्छे से, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस्लाम का इन्वेजन कब हुआ, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो हम प्रॉफिट और मोहम्मद साहब के समय से बात कर लेंगे, 570 AD से 632 AD तक का। उनके बाद उनके 4 क्लैंस रहे, उन 4 कैलिफेट्स के बारे में बात करेंगे। फिर 4 उसमें अलग अलग खलीफा आए, अलग अलग डायनेस्टीज आए, उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया था। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये सिंध से स्टार्ट हुआ, सिंध रीजन से ये स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है महमूद ऑफ गजनवी। महमूद ऑफ गजनवी जैसा कि आप जानते हैं कि 1000 से लेकर के 1027 AD तक भारत पे 17 टाइम्स अटैक किया महमूद ऑफ गजनी ने। क्यों अटैक किया, क्या इसके पीछे रीजन थे? कई इतिहासकारों का मानना है कि ये रिलीजियस था, कई इतिहासकार इसको पॉलिटी से जोड़ के देखते हैं। तो हम दोनों मतों को देखेंगे और दोनों मतों को देखने के बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे कि उसने अटैक किया क्यों, बहुत डिटेल में देखेंगे। बहुत मजेदार टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी, ठीक है, गजनी के जस्ट नीचे एक प्रदेश है अफगानिस्तान में, इसको घोर प्रदेश कहा जाता है। वहां से एक इंसान आया, इसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी, ठीक है। इसने 1175 से लेकर के 1206 तक का इसका टाइमलाइन रहा। ये सब के सब टर्किश थे। क्या थे? टर्किश मूल के थे। ठीक है, तो महमूद ऑफ गजनी एंड महमूद ऑफ घोरी, ये हमारी सारी की सारी यूनिट्स रही जो हमें डिस्कस करनी है। आप एक बार और देख सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, फिर उसके बाद से हमारे पास यूनिट 4 है, यूनिट 5 है, यूनिट 6, 7, 8, हमारे पास 8 यूनिट्स यहाँ पे हैं। इन 8 यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग फॉर्म में। उम्मीद है आपको हिस्ट्री समझ आएगा, और अगर आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आती है, बोरियत लगती है, तो विश्वास कीजिए मेरे हिस्ट्री पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद आपको हिस्ट्री से ही प्यार हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया। अब आप इस कोर्स को कैसे एनरोल कर सकते हैं हम वो देखेंगे। तो हमारा टारगेट गुरुकुल हमारा मोबाइल ऐप है, हमारे बैच का नाम है सारथी बैच, ठीक है। क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं? जैसे सबसे पहले आपको थियरी क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे, उसके बाद आपको क्लास नोट्स एंड PDF इन ऐप प्रोवाइड होगा, आपको इंपॉर्टेंट MCQs आपको दिए जाएंगे, आपको शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, और आपको पर्सनल मेंटरशिप भी हम यानी मैं देने का काम करूंगा। हिस्ट्री, या हिस्ट्री को आप कैसे अपने आगे भी पढ़ सकते हैं, PG कर सकते हैं, सिनेट कर सकते हैं, फ्यूचर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हिस्ट्री में, वो भी मैं बताने का काम करूंगा एज अ मेंटर, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट BA में जो हम पढ़ाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। आप हमारे मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका नाम है टारगेट गुरुकुल, ठीक है। इसके साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी हमारे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे लिंक के थ्रू आप जोड़ सकते हैं। आप यहाँ पे फ़ीस भी देख सकते हैं, हमारी फ़ीस क्या है, बहुत अफोर्डेबल फ़ीस है। मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़ेंगे और इस हिस्ट्री के सफ़र में हम आपके साथ आगे पढ़ने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए।